सीपीसी के तहत पिछले लेक्चर में आप लोगों को सेक्शन 11 पढ़ाया जा रहा था, यानी कि धारा 11 रेस जुडिकेटा या प्रांग न्याय या पूर्व न्याय। इसमें एसेंशियल एलिमेंट बताए जा रहे थे, प्रांग न्याय के आवश्यक तत्व बताए जा रहे थे। पहला आवश्यक तत्व बताया गया था कि दो सूट होने चाहिए, दो वाद, एक प्रीवियस और दूसरा सब्सिक्वेंट, यानी कि एक पूर्ववर्ती वाद होना चाहिए और एक आपका पश्चातवर्ती। पूर्ववर्ती वाद कौन होगा, पश्चातवर्ती वाद कौन होगा, पिछले लेक्चर में ये बताया गया था और इसको एक्सप्लेन किया गया है धारा 11 के स्पष्टीकरण 1 में। ये आपको डिटेल में बताया जा चुका है। दूसरा एसेंशियल एलिमेंट ये बताया गया था कि जो न्यायालय पूर्ववर्ती वाद में निर्णय दिया था वह न्यायालय पश्चातवर्ती वाद का भी विचारण करने में सक्षम होना चाहिए, कॉम्पिटेंट होना चाहिए। ये भी डिटेल में बताया गया था। इसके लिए आपका स्पष्टीकरण एक्सप्लेनेशन 2 बताया गया था और एक्सप्लेनेशन 8 पिछले लेक्चर में बताया गया था। आइए रेस जुडिकेटा का तीसरा एसेंशियल एलिमेंट देखा जाए, यानी कि आपका तीसरा आवश्यक तत्व। तीसरा आवश्यक तत्व ये है कि विवाद्य विषय, मैटर इन इशू, इसी को अच्छे से जानना है। यहाँ से इंटरव्यू में भी क्वेश्चन बनता है। जो मैटर इन इशू हो, यानी कि विवाद्य जो विषय होना चाहिए, जो विवाद विषय होना चाहिए दोनों वादों में। दोनों वादों का मतलब ये हुआ पूर्ववर्ती वाद और पश्चातवर्ती वाद में प्रत्यक्षतः और सारतः, डायरेक्टली एंड सब्सटेंशली, डायरेक्टली एंड सब्सटेंशली, चाहे आणविक रूप से चाहे आपका वास्तविक रूप से, अर्थात चाहे एक्चुअल रूप से चाहे कंस्ट्रक्टिव रूप से वही होने चाहिए, वही होने चाहिए। विवाद विषय को, मैटर इन इशू को दो वर्गों में पहले बांटा जाता है। विवाद विषय को दो वर्गों में बांटा जाता है। पहला विवाद विषय जो होता है प्रत्यक्षतः एवं सारतः, इसको हम बताएंगे। प्रत्यक्षतः एवं सारतः होता है और दूसरा मैटर इन इशू होता है सांपार्श्विक। सांपार्श्विक का मतलब आनुषांगिक, आनुषांगिक मतलब सेकेंडरी माने गौण यानी कि सहायक होता है। इसको कोलिटरल भी कहा जाता है या सेकेंडरी। पहले इसको निपटा लिया जाए, यानी कि तब आपका प्रत्यक्षतः और सारतः को डिटेल में बताया जाए। जहाँ तक सांपार्श्विक या सहायक या गौण रूप से विवाद विषय होते हैं, इन विवाद विषयों के बारे में न्यायालय जो निर्णय देता है वह निर्णय रेस जुडिकेटा का काम नहीं करते, यानी कि सांपार्श्विक या कोलेटरल या सहायक विषयों पर जो जजमेंट न्यायालय देता है वह रेस जुडिकेटा के रूप में अप्लाई नहीं होते,
सहायक विषय व सहायक विवाद विषय वो होते हैं जिनके बारे में कोई अनुतोष की मांग ही नहीं की जाती। इन विषयों को इसलिए उठाया जाता है ताकि मुकदमा सही ढंग से चल सके। अगर पूछे कोई तो एक उदाहरण बताइएगा। देखिए एक उदाहरण, ए मकान मालिक हैं और बी किराएदार हैं, यानी कि लैंडलॉर्ड ए हो गया और बी टेनेंट हो गया। इसके बाद जो सी हैं ये सब टेनेंट हैं, यानी कि उप किराएदार हैं। ये आपका उप किराएदार हैं। हेलो, क्लास में हो? हमें हाँ 3.5 दे दीजिए फिर। देखिए आपको विवाद विषय बताया जा रहा था, इसमें एक उदाहरण कोलिटरल, अच्छा क्वेश्चन आता है रेस जुडिकेटा से, मैं बता दूं। इंटरव्यू प्री मेंस एक क्वेश्चन आपका निश्चित बनेगा। अब थोड़ा बड़ा, ये धारा भी बड़ी है, अभी 1-2 दिन कम से कम आपका 2 लेक्चर निश्चित लगेगा, क्योंकि एकाएक शब्दों को मथते हुए, एकाएक बातों को बताते हुए कहाँ से इंटरव्यू में क्वेश्चन बन सकता है, कहाँ से प्री में बन सकता है, कहाँ से मेंस में बन सकता है, सभी छोटी छोटी बातों को आपको जानना पड़ेगा। समपार्श्विक का उदाहरण दिया जा रहा था, इसमें हमने बताया था कि ए लैंडलॉर्ड या मकान मालिक हैं, बी किराएदार हैं, टेनेंट हैं, और सी उप किराएदार हैं, सब टेनेंट हैं। ए बी के खिलाफ मुकदमा करता है तो ए वादी और बी प्रतिवादी उस मुकदमे में सी को भी लपेटता है, यानी कि सी को भी डिफेंडेंट बनाता है। सी को इसलिए बनाता है कि मुकदमा अच्छे से चलता रहे, लेकिन सी के खिलाफ किसी उपचार की मांग ए नहीं करता, यानी कि सी पार्टी तो है लेकिन सी के खिलाफ किसी रेमेडी की मांग ए ने नहीं किया है। तो ऐसी दशा में ए तथा बी के बीच जो मुकदमे में फैसला आएगा वह सी के लिए रेस जुडिकेटा का काम नहीं करेगा, क्योंकि जो उप किराएदारी हैं ये केवल और केवल आपका सहायक रूप से ही विवाद्य हैं। अब आइए प्रत्यक्षतः और सारतः शब्द को देखा जाए। जहाँ तक डायरेक्टली एंड सब्सटेंशली की बात है, पहले प्रत्यक्षतः का अर्थ जाना जाता है। प्रत्यक्षतः का अर्थ होता है तत्काल, याद रखिए, इसका अर्थ शाब्दिक अर्थ हुआ तत्काल। तत्काल का मतलब अविलंब, अविलंब का मतलब ये हुआ तुरंत, और सारतः का मतलब ये हुआ मूल्य का, मूल्य का मतलब ये हुआ महत्व का। यानी कि जो अगर इस शब्द को देखा जाए तो दोनों शब्द का अर्थ निकला ऐसा विवाद विषय जो तत्काल मूल्य का हो, महत्व का हो। अब ये है कि तत्काल महत्व का है तो प्रत्यक्षतः और सारतः जो विवाद विषय होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। इसको 2 भागों में बांटिएगा, प्रत्यक्षतः और सारतः विवाद विषय के। पहला, वास्तविक रूप से विवाद, वास्तविक रूप से प्रत्यक्षतः एवं सारतः विवाद विषय, यानी कि एक्चुअल रूप से। और दूसरा है आन्वयिक रूप से,
वयिक रूप से, अन्वयिक का मतलब होता है कंस्ट्रक्टिव रूप से विवाद विषय, प्रलक्षित रूप से, प्रभासी रूप से, अन्वयिक रूप से। तो प्रत्यक्षतः एवं सारतः रूप से कोई विषय या तो एक्चुअल रूप में विवादित हो सकता है या कंस्ट्रक्टिव। अब कब कोई तथ्य या विषय वास्तविक रूप से प्रत्यक्षतः एवं सारतः विवाद माना जाएगा, इस बारे में प्रावधान धारा 11 का स्पष्टीकरण 3 में किया गया है। और कब कोई विषय अन्वयिक रूप से विवाद माना जाएगा, इसका उल्लेख धारा 11 के एक्सप्लेनेशन नंबर 4 में किया गया है। स्पष्टीकरण 4 ये प्री के लिए बहुत पूछा जाता है, अन्वयिक प्रांगन्याय कहाँ है, तो आपका जवाब रहेगा अन्वयिक प्रांगन्याय का प्रावधान धारा 11 के एक्सप्लेनेशन नंबर 4 में है। अगर ये पूछ ले कि एक्चुअल रेस जुडिकेटा कहाँ है, हो सकता है नया क्वेश्चन अभी बना नहीं है। एक्चुअल रेस जुडिकेटा किस स्पष्टीकरण से निकलता है, वास्तविक प्रांगन्याय, तो आपका जवाब रहेगा स्पष्टीकरण 3 से। आइए अब स्पष्टीकरण 3 में क्या बात बताई गई है, पहले उसको देखा जाए। देखिए अब हमें स्पष्टीकरण हम 3 बता रहे हैं कि स्पष्टीकरण 3 में क्या बात बताई गई है। पहले एक्सप्लेनेशन नंबर 3 हम पढ़ाएंगे। ऊपर निर्देशित विषय का पूर्ववर्तीवाद में एक पक्षकार द्वारा, यानी कि जो ऊपर निर्देशित विषय दिया गया है उसमें पूर्ववर्तीवाद में, प्रीवियस आपका सूट में पूर्ववर्तीवाद में क्या किया गया हो भाई, एक पक्षकार द्वारा अभिकथन किया गया हो, यानी कि एक पक्षकार ने अभिकथन किया हो, उस अभिकथन किया हो, उस बिंदु को उठाया हो, फिर आपका कहा गया है और दूसरे द्वारा अभिव्यक्त या विवक्षित रूप से प्राख्यान या स्वीकृति आवश्यक है। एक पक्षकार ने अभिकथन किया, उस मुद्दे को उठाया, और जो दूसरा पक्षकार था वह क्या किया है, या तो आपका कह सकते हैं कि अभिव्यक्त रूप से, अभिव्यक्त यानी कि एक्सप्रेस रूप से, या इम्प्लाइड यानी कि विवक्षित रूप से। क्या किया है भाई, एक्सप्रेस या इम्प्लाइड रूप से आपका प्राख्यान या स्वीकृति किया हो, प्राख्यान या स्वीकृति किया हो, प्राख्यान किया हो या स्वीकृति किया हो। अब इसी विषय को आपको अच्छे से जानना है। देखिए इसका मतलब ये हुआ कि एक्चुअल रेस जुडिकेटा के लिए यह आवश्यक है कि उस विवाद को पूर्ववर्तीवाद में आपका एक पक्षकार ने उठाया हो। तो एक उदाहरण देखा जाए, एक पक्षकार ने उठाया हो और दूसरे पक्षकार ने उसे प्राख्यान या स्वीकृति की हो, यानी कि स्वीकृति की हो, तो एक चाहे एक्सप्रेस रूप से या इम्प्लाइड रूप से, तो एक विवाद लिया जाए तब सही रहेगा। मान लीजिए ए ने बी के खिलाफ मुकदमा किया, पहले पॉइंट में कुछ लिखा, दूसरे में लिखा और तीसरे में लिखा।
बी के खिलाफ समन जारी हुआ, बी न्यायालय में आता है और बी ए की पहली बात को स्वीकार कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है। तो जब एक पक्षकार मांग किया, दूसरा उसे स्वीकार कर लिया, तब भी ये विवाद विषय माना जाएगा। और आपका दूसरा देखिए, बी ए ने जो दूसरी बात कही है उसे बी ने इनकार कर दिया है और तीसरी बात के बारे में मौन रह गया है, साइलेंट रह गया है। अब इसी में आपको एक आपका कह सकते हैं कि एक्सप्रेस भी समझ लेना है और इम्प्लाइड भी समझ लेना है। ध्यान से देखिए, जो ए ने विवाद पहला बिंदु जो उठाया है, चूँकि आपका कह सकते हैं कि चूँकि आपका कह सकते, देखिए आपका या तो स्वीकार किया, यहाँ इनकार है, इनकार या प्रत्याख्यान, एक शब्द आपका गलत हो रहा था, यहाँ इनकार स्वीकार किया हो या इनकार, इनकार माने प्रत्याख्यान किया हो, ये सुधार कर लीजिएगा भाई, आपका फिर बताया जा रहा है। देखिए अब फिर उदाहरण, ए ने पहला बिंदु उठाया, बी ने उसे एक्सेप्ट कर लिया। अब जब ए ने पहला बिंदु उठाया, बी ने इसे एक्सेप्ट कर लिया, तो ये माना जाएगा कि आपका अभी माने ये दूसरा ए ने जो दूसरी बात उठाई है, बी उससे इनकार कर दिया है, तो ये माना जाएगा प्रत्याख्यान, डिनाई, या बी ने इनकार किया, पहली बात को बी ने क्या किया था, स्वीकार। और तीसरी जो बात है, बी मौन रह गया। तो अगर सिविल मामलों में कोई किसी मुद्दे पर कोई व्यक्ति मौन रह जाता है, तो ये माना जाता है कि वह उस बात को एक्सेप्ट कर लिया है, यानी कि स्वीकार कर लिया है। अब इसी को एक नाम दिया जाता है, वह नाम दिया जाता है आपका, अच्छे से याद रखना है कि रेस जुडिकेटा का कृत्रिम रूप, यानी कि आर्टिफिशियल या कृत्रिम या बनावटी जो रूप है रेस जुडिकेटा का, वह कौन होता है। तो ये जो बनावटी रूप है, वास्तव में ए ने मुद्दा उठाया लेकिन बी न तो उसे स्वीकार किया न इनकार किया, बल्कि मौन रह गया, तो ये माना जाएगा कि बी ने इस तीसरे पॉइंट को इम्प्लाइड रूप से, विवक्षित रूप से एक्सेप्ट कर लिया है और इस पर भी रेस जुडिकेटा अप्लाई होगा, लागू होगा। और ये इसी को एक नाम याद रखिए कहा जाता है, रेस जुडिकेटा का कृत्रिम रूप कहा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि पूर्ववर्तीवाद में जो विवाद विषय थे, पश्चातवर्तीवाद में भी वही विवाद विषय होने चाहिए। तो विवाद विषय जो होता है वह कह सकते हैं कि एक्चुअल रूप से कब होता है, तो उदाहरण के रूप में जो विवाद विषय होने चाहिए, आपका दोनों वादों की विषय वस्तु में एक रूपता नहीं, विवाद जिस बिंदु पर विवाद है एक रूपता होनी चाहिए, यानी कि काज ऑफ एक्शन एक होना चाहिए। इसलिए नियम बनाया गया कि अगर ये नियम न रहता तो देखिए अधिवक्ता वर्ग क्या करता, एक मुकदमा करता, फिर हारता, फिर उसी मुकदमे को शब्दों को घुमा फिरा कर
फिर से दायर करता और मुकदमा दूसरा चलता। तो सीपीसी कहती हैं कि ऐसा संभव नहीं है, आप शब्दों का जाल बिछाकर एक ही विवाद विषय को भिन्न भिन्न रूप नहीं दे सकते। यानी कि अगर काज अफेक्शन एक है तो शब्दों का जाल बिछाकर आप कह सकते हैं कि उसको चेंज नहीं कर सकते। अब यहाँ जो क्वेश्चन अच्छा बनता है, फिर एक बार अच्छे से देखिए। जो विवाद विषय होते हैं, वह विवाद विषय 3 प्रकार के होते हैं। इंटरव्यू और प्री के लिए ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक विधि के विवादक होता है, यानी कि विधि का विवादक होता है। दूसरा तथ्य का विवादक होता है और तीसरा विधि तथा तथ्य का मिश्रित विवादक। अब ये क्वेश्चन आपका यहीं गलत होगा। विधि का विवादक, तथ्य का विवादक, विधि तथा तथ्य का मिश्रित, यानी कि ला का विवादक, फैक्ट का विवादक आपका। तीसरा विधि तथा तथ्य का मिक्स्ड विवादक। अब यहाँ जो क्वेश्चन आपका बनता है कि किस विवाद विषय के बारे में रेह जुडिकेटा लागू होगा और किस विवाद पर रेह जुडिकेटा लागू नहीं होगा। तो अच्छे से इसको तैयार रखिए। विधि तथा तथ्य का मिश्रित विवाद पर रेह जुडिकेटा लागू होगा। तथ्य के विवादक पर भी रेह जुडिकेटा लागू होगा, लेकिन विधि के विवादक पर सामान्यतः रेह जुडिकेटा लागू नहीं होता। आपका केस पूछा जाता है, मथुरा प्रसाद बनाम दोषी बाई। केस याद रखिएगा, विधि के विवादक पर। केस याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन टेक्निकल बनता है। मथुरा प्रसाद वर्सेज दोषी बाई का केस है। दोषी बाई का केस है, इसको अच्छे से याद रखना है। जो आपका ला का विवादक होता है उस पर रेह जुडिकेटा लागू नहीं होता। अब आइए, आपका जो विवाद विषय ये तो आपका बताया गया। दूसरा आइए एक्चुअल रूप से दूसरा हम देखते हैं। विवाद विषय कह सकते हैं कि एक और हो सकता है कंस्ट्रक्टिव रूप से, आन्वयिक रूप से। ये सबसे खतरनाक है, मैं बता दूं, इसको पहले समझिए। कंस्ट्रक्टिव या प्रभाषित या आन्वयिक या प्रलक्षित या प्रभाषित या मानद अगर कुछ भी आए और ये पूछे कि कंस्ट्रक्टिव रेह जुडिकेटा सीपीसी के किस एक्सप्रेशन में समाहित हैं, तो आपका जवाब रहेगा स्पष्टीकरण 4। इस पर आपका कह सकते हैं कि 2-3 पहले उदाहरण देखा जाए, तब आपका इसको बेयर एक्ट को तोड़ा जाए। देखिए उदाहरण, केस इस पर याद रखिएगा, 4-5 बार मेंस में बना है। नवाब हुसैन का हम केस बताएंगे, लेकिन पहले कंस्ट्रक्टिव रेह जुडिकेटा आप देखिए। मान लीजिए ये एक सैनिक है, ये युद्ध में गया है और इसके पास 100 आपका मैगजीन है, गोली है। एक 100 गोली है तो ये 100 गोली रखता है तो पूरी 100 गोली युद्ध में चला दे। अगर ये युद्ध में 80 गोली चलाया, 20 गोली या मैगजीन बचा लिया, ऐसी दशा में कानून ये मानता है कि आप
उन 20 गोलियों को भी चला सकते थे, तो कानून ये मानेगा कि आपने उन 20 गोलियों को भी चला दिया है। वास्तव में ये गोली चली नहीं, 20 बच गई, लेकिन कानून ये मानता है कि आपने इन 20 गोलियों को भी युद्ध में चला दिया है। इसी प्रकार आपका इसका मतलब ये हुआ कि यदि वादी के पास अपने पक्ष में फैसला प्राप्त करने के लिए एक से अधिक आधार उपलब्ध है, एक से अधिक बेस उपलब्ध है, तो ऐसी दशा में प्लेंटिफ को चाहिए कि वह सभी आधारों को अपने वाद में उठा दे। सभी आधारों का वह पहले ही वाद में वर्णन कर दे। यदि वह अपने पक्ष में निर्णय प्राप्त करने के लिए कुछ आधारों को उठाया और कुछ आधारों को नहीं उठाया, तो कानून ये मान लेता है कि आपने सभी आधारों को उठा दिया। इसी प्रकार कि डिफेंडेंट या प्रतिवादी पर भी ये नियम लागू होता है। अगर प्रतिवादी अपने बचाव के लिए एक से अधिक आधारों को उठा सकता था, तो उसे चाहिए था कि वह सभी आधारों को उठा लेता। यदि वह अपने डिफेंस में कुछ आधार उठाया, कुछ आधार नहीं उठाया, तो ऐसी दशा में ये कानून मानता है कि आपने अपने बचाव में सभी आधारों को उठा लिया है। ये सबसे खतरनाक रे जुडिकेटा है। एक उदाहरण देखिए कैसे खतरनाक हैं, अर्थात ये जो उदाहरण आपको बताएगा कि ये कैसे खतरनाक हैं। देखिए यही केस बार बार यही केस बार बार आपका पूछा जा रहा है। एक उदाहरण पहले समझिए। देखिए एक उत्तर प्रदेश में पुलिस विभाग में एसआई था, सब इंस्पेक्टर। एक एसआई था। इसकी नियुक्ति किया था आईजी ने, पुलिस निरीक्षक ने, और इसको सेवा से बर्खास्त कर दिया गया, टर्मिनेट कर दिया गया डीआईजी द्वारा। यानी कि आईजी के नीचे डीआईजी होते हैं, आपका पुलिस उप महानिरीक्षक, डिप्टी आईजी कहिए, इन्होंने इसको बर्खास्त किया। अब होता क्या है कि ये जो ए हैं, यानी कि ये केस हैं नवाब हुसैन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। नवाब हुसैन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य का केस बताया जा रहा है। ये जाता है इलाहाबाद हाई कोर्ट में, आर्टिकल 226 के तहत याचिका दायर करता है और कहता है कि हजूर हमें गलत तरीके से नौकरी से बर्खास्त किया गया है। पहला आपका, अब आइए अनुच्छेद 311 देखा जाए। अनुच्छेद 311 के तहत ए को 2 संरक्षण प्राप्त हैं, क्योंकि ए पब्लिक सर्वेंट हैं। पहला है कि हजूर हमें सुना ही नहीं गया, ये आधार वह उठा सकता था। दूसरा, हजूर जिस अधिकारी ने हमें अपॉइंट किया है उससे नीचे के अधिकारी ने हमें बर्खास्त कर दिया है, जबकि अनुच्छेद 311 बताता है कि जिस अधिकारी ने नियुक्त किया है किसी लोक सेवक को, उससे नीचे का अधिकारी उसे बर्खास्त नहीं कर सकता। अर्थात
टर्मिनेट नहीं कर सकता। जैसे कि आपका मांग चल रही है, आपका कह सकते हैं हाथरस कांड में डीएम को बर्खास्त किया जाए। वास्तव में ये डीएम जो है कह सकते हैं प्रवीण कुमार, ये संविधान का हत्यारा है, ये विधि के शासन का भी हत्यारा है, इसमें कोई शक नहीं है। इसमें मैं बता दूं कोई शक नहीं है। चूँकि ये आईएएस लेवल का अफसर हैं और इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति ने की है, राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट ने, तो राज्य सरकार केवल और केवल सस्पेंड कर सकती है, निलंबित कर सकती है। बर्खास्त राज्यपाल का भी पावर नहीं है। बर्खास्त करना होगा तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा ही किया जा सकता है, लेकिन अन्य ट्रांसफ़र करना, सस्पेंड करना इत्यादि राज्य सरकार कर सकती है। तो आइए देखा जाए नवाब हुसैन का केस, फिर बैक होइए। यानी कि दो आधार वह अपने पक्ष में निर्णय के लिए उठा सकता था। अब नवाब हुसैन से गलती कहाँ हो गई? उसने हाई कोर्ट में ये प्रश्न उठाया कि हजूर हमें सुना ही नहीं गया, बिना सुने हमें बर्खास्त कर दिया गया। लेकिन जिस प्रश्न को अगर वह उठाता, जिस विवाद को अगर वह उठाता, वह दूसरा है कि हजूर हमारी नियुक्ति तो आईजी ने किया है और हमें उसके नीचे के अधिकारी डीआईजी ने बर्खास्त कर दिया है। ये आर्टिकल 311 का उल्लंघन है, क्योंकि जिस प्राधिकारी ने हमें नियुक्ति की है उससे नीचे का प्राधिकारी हमें बर्खास्त नहीं कर सकता। गलती ये हुई कि अपनी याचिका में इस बात का ए ने उल्लेख ही नहीं किया। हाई कोर्ट से इसकी याचिका खारिज हो गई। अब गया सुप्रीम कोर्ट, गया कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट गया और जाकर तब उसे होश आया कि एक पॉइंट तो हमसे छूट ही गया है। तो जब छूट गया, यानी कि जब छूट गया तो छूट गया, अब दोबारा जोड़ा नहीं जा सकता। अर्थात ये अपने पक्ष में निर्णय अभिप्राप्त करने के लिए दो आधार उठा सकता था। उसने एक आधार उठाया, एक आधार नहीं उठाया। तो स्पष्टीकरण 4 ये कहता है कि ये माना जाएगा कि उसने कह सकते हैं दूसरे आधार को भी उठाया, उस पर सुनवाई हुई, निर्णय आ गया उस पर, जबकि वास्तव में वह आधार तो उठाया ही नहीं गया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर वह आधार उठा लेता तो निश्चित रूप से उसकी विजय निश्चित थी, लेकिन कॉन्ट्रैक्टिव रे जुडिकेटा ने उसके कह सकते अरमानों पर पानी फेर दिया। तो आपका कल अगले लेक्चर में और बातें बताई जाएगी कॉन्ट्रैक्टिव रे जुडिकेटा को। ये तो भूमिका केवल बांधी गई, अलग से मेंस में भी पूछा जाता है। कल हम डिटेल में इसको बताएंगे। धन्यवाद।